तो आज हम बात करने वाले हैं ट्यूमर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम हाइपरप्लेजिया और नियोप्लेजिया के बारे में बात करेंगे। ये क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन, इनमें सबसे मोस्ट कॉमन कौन सी डेंजरस कंडीशन है, साथ ही डिफाइन कैसे करते हैं और डिफरेंसेस कैसे करते हैं। तो हाइपरप्लेजिया की बात करें तो इसमें इंक्रीज नंबर ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू नॉर्मल अरेंजमेंट में इनके नंबरिंग इंक्रीज हो जाएगी, जबकि नियोप्लाज्म के एबनॉर्मल सेल्स होगी लेकिन नंबरिंग तो इंक्रीज होगी, साथ ही इनका अरेंजमेंट होगा वो एबनॉर्मल होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब बात करें ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ की बात करो तो इसके जबकि हाइपरप्लेजिया में ग्रोथ कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ होगी, जबकि नियोप्लेजिया में अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ होगी। कोऑर्डिनेटेड और अनकोऑर्डिनेटेड ग्रोथ में कोऑर्डिनेटेड में सीक्वेंस के साथ में ग्रोथ होगी, जबकि अनकोऑर्डिनेटेड में सीक्वेंस चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी ग्रोथ कंट्रोल है या नहीं। अगर अब बात करें हाइपरप्लेजिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नियोप्लेजिया की अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, क्योंकि एबनॉर्मल अरेंजमेंट में ग्रोथ हो रही है, तो इनको हम कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करें पॉलीक्लोनिटी और मोनोक्लोनलिटी। पॉलीक्लोनिटी मतलब एक ही सेल से बहुत सारी सेल का क्लोन बनेगा, और जबकि न्यूप्लेजिया में एक ही सेल से एक ही क्लोन बनेगा, वो एबनॉर्मल अरेंजमेंट में होगा, जबकि हाइपरप्लेजिया में नॉर्मल अरेंजमेंट में होगा। अब बात करें परसेंट विदाउट कैंसर। हाइपरप्लेजिया में जो इंक्रीज हो रही है नंबरिंग सेल की, वो बिना कैंसर में भी होती है, यानी नॉर्मल अरेंजमेंट में होती है, जबकि न्यूप्लेजिया में सिर्फ कैंसर में ही ग्रोथ होगी, क्योंकि इसमें एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही, साथ ही इसका अरेंजमेंट है वो भी एबनॉर्मल है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरट्रॉफी एट्रोफी। ये क्या होती है? अगर हाइपरट्रॉफी यानी साइज सेल की इंक्रीज होगी, लेकिन आफ्टर फुल डेवलपमेंट, अगर एक नॉर्मल सेल्स है उसका फुल डेवलपमेंट होने के पश्चात उसमें साइज सेल की इंक्रीज होती है, तो उसे हम हाइपरट्रॉफी कहेंगे। जबकि एट्रोफी यानी एक सेल है जिसका फुल डेवलपमेंट हो गया, फिर इसकी साइज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, उसे हम एट्रोफी कहेंगे। अब नेक्स्ट बात करें डिस्प्लेशिया एनाप्लेजिया क्या होता है। अगर डिस्प्लेजिया की बात करें कि एक हमारी बॉडी में नॉर्मल सेल्स होती है जो वेल डिफ्रेंशिएट होती है, मतलब उसके कार्य, उसका साइज, उसका शेप पहले से ही फिक्स होता है। अगर उसकी सीक्वेंस में चेंज हो जाए थोड़ा बहुत, तो वेल डिफ्रेंशिएट सेल्स है वो अपनी सीक्वेंस चेंज करती है, फिर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, उसमें डिफरेंसेस अलग अलग सेल क्लोनिटी होती रहेगी। अब डेफिनेशन देख लेते हैं डिस्प्लेजिया यानी एन अल्ट्रेशन इन साइज, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेल डिफरेंशिएट सेल। तो हमने बात की वेल डिफरेंशिएट सेल पहले से ही फिक्स, उसकी साइज शेप रेगुलेटेड होती है, और अब इसमें अल्ट्रेशन यानी परिवर्तन आ जाना, उसकी वजह से वेल डिफरेंशिएट सेल है वो एबनॉर्मल सीक्वेंस में चेंज हो जाती है। अब बात करें एनाप्लेजिया। अगर मैं बात करूँ वेल डिफरेंशिएट सेल है वो कंटिन्यू, अगर सीक्वेंस के साथ वो चेंज होती है, एबनॉर्मल चेंज होती रहती है, उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आती है एडवांस कंडीशन, जिसको हम एनाप्लेजिया बोल सकते हैं। अब अगर डेफिनेशन देखें तो एडवांस स्टेज ऑफ डिस्प्लेजिया और सीवियर डिस्प्लेजिया नॉन एज एनाप्लेजिया। अब बात करते हैं डिस्प्लेजिया कैसे। डिस्प्लेजिया अगर हम बात करें कोई सेल्स है, अगर सेल है उसकी बाहरी आउटर मेम्ब्रेन उसमें अगर परिवर्तनशील या अल्ट्रेशन आए हैं, तो सिर्फ उसे सेलुलर डिस्प्लेजिया कह सकते हैं। अगर बात करें सेल के न्यूक्लियस में अगर अल्ट्रेशन आती है शेप या साइज में, तो उसको हम न्यूक्लियस डिस्प्लेजिया कहते हैं। अगर बात करूँ सेल की, अगर कंप्लीट सेल यानी न्यूक्लियस विथ आउटर मेम्ब्रेन के साथ अगर अल्ट्रेशन आती है, तो उसे हम कंप्लीट डिस्प्लेजिया कहेंगे। अब बात करें मेटाप्लेजिया, तो मेटाप्लेजिया देखते हैं द परमानेंट चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू इनटू अनदर टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि एक टिश्यू जो नॉर्मल अरेंजमेंट में है, वही टिश्यू अगर बार बार ट्रिगर या इंड्यूसर के द्वारा अगर उसमें अल्ट्रेशन आ जाए, तो उसमें मेटाप्लेजिया होता है, और वो अनदर टाइप टिश्यू में चेंज, उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। अब देखते हैं मेटाप्लेजिया प्रेजेंट विथ कैंसर और प्रेजेंट विदाउट कैंसर। ये मेटाप्लेजिया अपन जो भी बिनाइन में देख सकते हैं और मैलिग्नेंट भी देख सकते हैं। अब बात करें एग्जाम्पल की, तो
कब कब यहाँ कौन सी जगह पे हैं जैसे मेटाप्लेजिया देखने को। तो हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर, अगर यूरिनरी ब्लैडर में नॉर्मली यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांजिशनल एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। कि ट्रांजिशन एपिथेलियम यानी ट्रांजिशन का मतलब वो अपनी अगर ब्लैडर एक्सपेंड होगा और अगर यूरिन आउट करने के बाद यूरिन पास आउट करने के बाद उसकी शेप में चेंज कर लेता है। इसीलिए अगर अकॉर्डिंग टू ब्लैडर अगर यूरिन आउटपुट अगर ज़्यादा हो रहा है तो धीरे धीरे ब्लैडर, अगर मान लो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें लगातार यूरिन की अमाउंट बढ़ता जा रहा है तो उसके हिसाब से वो एक्सपेंड हो सकता है, तो उसकी साइज़ के हिसाब से, इसलिए इसको ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहते हैं। अगर इसमें मान लो कोई स्टोन फॉर्मेशन हो गया उसकी वजह से उसकी सीक्वेंस में चेंज हो जाएगा और ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में चेंज। अब हम बात करते हैं मेटाप्लेजिया के बारे में। मेटाप्लेजिया यानी द परमानेंट चेंजिंग ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू इनटू अनदर टाइप ऑफ टिश्यू। अगर नॉर्मली एक टिश्यू है उसकी सीक्वेंस में यानी अल्ट्रेशन आ जाता है, उसकी वजह से अनदर टाइप ऑफ टिश्यू में वो चेंज हो सकता है, इसकी वजह से मेटाप्लेजिया, हम उसको मेटाप्लेजिया बोलते हैं। अगर मेटाप्लेजिया विद कैंसर के साथ भी हो सकता है और विदाउट कैंसर में भी हो सकता है। अब उसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो यूरिनरी ब्लैडर की में ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है, उसमें अगर स्टोन फॉर्मेशन हो जाए यूरिनरी ब्लैडर में तो उसकी वजह से उसकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम में वो टिश्यू वो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में चेंज हो जाता है। अब सेकंड एग्जांपल के बारे में बात करें तो GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में बात करें तो उसमें लोअर इसोफेगस जो स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू होता है वो एसियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से उसमें ट्रिगर्ड रिस्क फैक्टर की वजह से बार बार ट्रिगर की वजह से उसमें अल्ट्रेशन आता है, उसकी वजह से कॉलमनार स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में चेंज हो जाता है। हमारे लंग्स में म्यूकस सिक्रेटिंग सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, उसमें अगर कैंसर हो जाए या एबनॉर्मल उसमें सेल्स में चेंज हो जाए तो उसकी वजह से स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सब मेटाप्लेजिया के एग्जांपल्स हैं। अब बात करते हैं इन्वेजन के बारे में। इन्वेजिव क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है। तो इन्वेजन के बारे में बात करते हैं इनफिल्ट्रेशन ऑफ कैंसर इनटू सराउंडिंग टिश्यू विच आर यूजुअली अटैच्ड विद प्राइमरी ट्यूमर साइट। अब बात करें इन्वेजन तो नॉर्मली हमारी बॉडी में अगर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है तो उसकी वजह से सराउंडिंग टिश्यू है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ पास वाले टिश्यू में भी होने लगती है। लेकिन इसमें इसके सराउंडिंग टिश्यू में वो अटैच रहेंगे प्राइमरी ट्यूमर से। अगर मान लीजिए मेटास्टेसिस हमारे GIT के किसी ऑर्गन में हो गया तो अगर वही मेटास्टेसिस हमारे GIT से ब्लड वीनस ड्रेनेज के द्वारा पोर्टल वेन से होता हुआ लीवर, और लीवर से अगर देखें तो हार्ट से होता हुआ टारगेटेड ऑर्गन लंग्स होगा, मोस्ट टारगेटेड ऑर्गन। अगर बात करें मोस्ट कॉमन रूट कौन सा होगा तो लिम्फेटिक रूट्स सबसे मोस्ट कॉमन होता है। अब बात करते हैं रूट्स फॉर मेटास्टेसिस। सबसे पहले बात करते हैं लिम्फेटिक रूट्स, सबसे कॉमन रूट होता है। इसमें लिम्फ वेसल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर मेटास्टेसिस होता है। कार्सिनोमाज आर यूजुअली मेटास्टेसाइज थ्रू डायरेक्टली एक्सपोज्ड लिम्फ वेसल्स। हम बात करने वाले ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। अगर जनरली सार्कोमाज आर यूजुअली मेटास्टेसाइज थ्रू ब्लड स्ट्रीम। अगर बात करें ब्लड कैंसर के बारे में बात करें तो ब्लड का हमेशा मैलिग्नेंट कैंसर ही होता है, बिनाइन नहीं होता है। और ब्लड के मैलिग्नेंट कैंसर को हम ल्यूकेमिया कहते हैं और ये सार्कोमाज होता है, यानी कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है तो हम इसके कैंसर को क्या बोलेंगे, सार्कोमाज बोलेंगे। और मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा और मेनली वो ब्लड स्ट्रीम के जरिए ही मेटास्टेसाइज एक जगह से दूसरी जगह मेटास्टेसाइज होगा। अब बात करते हैं लंग्स कैंसर है। अगर लंग्स कैंसर है तो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ब्रेन में हो सकता है। लीवर कैंसर है तो लंग्स में हो सकता है। लीवर कैंसर में
लीवर से इंफीरियर वेना केवा में ब्लड, और वहाँ से हार्ट से लंग्स में। तो लंग्स में टारगेटेड ऑर्गन हो सकता है। अब कैंसर ऑफ जीआईटी ऑर्गन्स का देखें तो पोर्टल वेन के जरिए लीवर में पहुँचेगा और लीवर में कोज कर सकता है, यहाँ मेटास्टेसाइज हो सकता है। अगर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है तो भी लंग्स टारगेटेड ऑर्गन होगा। अब बात करें इनफिल्ट्रेशन ऑफ टिश्यू स्पेस। इन दिस रूट malignant tumor cells release hyaluronidase enzyme which digests surrounding normal and tissue and create space for metastasis। इस एंजाइम के जरिए पास वाली टिश्यूज को डाइजेस्ट कर लेगा, जिससे एक ट्रैक्ट बन जाएगा, जिससे मेटास्टेसाइज होता रहेगा कंटिन्यू। अब बात करें नेक्स्ट नेचुरल पासेज में थ्रो ट्रैक्ट, कोई भी ट्रैक्ट है, मान लो जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसके द्वारा हो सकता है। जीआईटी के द्वारा हमने देखा, जैसे जीआईटी के जरिए लंग्स तक जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये ट्रैक्ट्स हैं, इसके जरिए ये मेटास्टेसाइज हो सकता है। अब बात करते हैं ट्रांसकोलिक या बॉडी कैविटी। ट्रांस यानी एक कैविटी से दूसरी कैविटी में पहुंच सकते हैं, और कॉलिक यानी थ्रो उसके द्वारा। अब बात करें फीमेल में, जैसे कैंसर स्टमक यानी गैस्ट्रिक का कैंसर हो गया, वो पेरिटोनियल कैविटी को क्रॉस करके ओवरी तक पहुंच सकता है, जिससे ओवरी में कैंसर हो जाएगा। इस तरह को कैंसर को हम क्रूकेनबर्ग ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। अब नेक्स्ट बात करें इनोकुलेशन और बाय ट्रांसप्लांटेशन यानी ड्यूरिंग सर्जरी प्रोसेस के द्वारा